हेलो व्यूवर्स। वीडियो में हम देखेंगे 24 अगस्त 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT। क्या कह रही है न्यूज़? हाल ही में भारत ने 20 अगस्त को हुई थी वैसे ये, ठीक है। हाल ही में भारत ने एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 6th गोलमेज बैठक में भाग लिया। एशियान का संबंध दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के संघ से है और इसकी स्थापना भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के मध्य सहयोग के भविष्यगामी निर्देशों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए की गई थी। इस मीटिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने भारत की तरफ से पक्ष रखा और इस बैठक के दौरान भारत ने उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जो कोविड-19 महामारी से निपटने की सशक्त प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही थी। इसमें यह भी कहा गया कि कई देशों और पुराने ढंग के बहुपक्षीय संगठनों के व्यक्तिगत व्यवहार ने वैश्विक महामारी के लिए एक सामूहिक प्रक्रिया को बाधित किया है। इसके अलावा भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों चीन और अमेरिका के बीच मतभेदों के कारण महामारी पर एक बयान जारी कर सकने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता का भी जिक्र किया। इसके अलावा भारत ने इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने चीन के इशारे पर कोविड-19 महामारी को एक महामारी घोषित करने में देरी की, इस पर अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया का भी मुद्दा शामिल था। भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलता का भी जिक्र किया और साथ ही साथ भारत के अनुसार कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया के समक्ष उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में केवल अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ही शामिल नहीं है, यह भी कहा और साथ ही साथ यह भी बताया कि इसके अलावा समाज को पहुंची क्षति और शासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां भी शामिल हैं। तो ये राउंड टेबल हुई थी 20 अगस्त को और इसकी डिटेल्स अभी आपको दे रहे हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। जैसा कि आप इमेज से देख पा रहे हैं, उद्यम विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में 11.13 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है और लाभार्थियों को मार्जिन मनी की सब्सिडी दर प्रदान की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं की लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में लागत का 15% व्यय हुआ। विशेष वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35% तथा शहरी क्षेत्र में लागत का 25% व्यय हुआ। इसके अलावा इस योजना के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों 1 अप्रैल से 18 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में पहले 5 महीनों में इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति में 44% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा 1 अप्रैल के बाद से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बैंकों से वित्त पोषण हेतु 1.03 लाख आवेदनों को मंजूरी भी दी गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में मात्र 71,556 परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी गई थी, यानी लगभग 30 लाख की बढ़ोतरी हुई है, 30,000 की बढ़ोतरी हुई है परियोजनाओं में। चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या में 5% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा आखिरी पॉइंट कह रहा है कि इस वर्ष 1 अप्रैल से 18 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 1,78,003 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 1,78,003 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान वर्ष 2019 में 1,68,848 आवेदन प्राप्त हुए थे, यानी कि प्राप्त आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्या है ये योजना?
हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC की 182वीं 182 बैठक के दौरान अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और यह योजना सुनिश्चित करती है कि नौकरी जाने के बाद भी व्यक्ति को सैलरी या व्यक्ति की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एज इट इज़ मेंटेन रखी जा सके। क्या कहती है पूरी योजना, इसके बारे में देखते हैं। अटल बीमित कल्याण योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2018 को किया गया था। योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी की दशा में नगद मुआवजा प्रदान किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ योजना के प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था। इसके अलावा इस योजना के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या नई शर्तें जोड़ी गई हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 2 खंड 9 के तहत कवर हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे और बीमित व्यक्ति इंश्योर्ड पर्सन को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास रोजगार हो या कोई दूसरा रोजगार उसने ऑक्यूपाई कर रखा हो। बेरोजगारी का कारण दुराचार, सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको जॉब से निकाला गया हो या आप रिटायर हुए हो या आपने खुद से सेल्फ रिटायरमेंट लिया हो। ऐसी कंडीशन में यह योजना आपके लिए नहीं लागू होगी। इसके अलावा बीमित व्यक्ति के आधार कार्ड और बैंक खातों को उसके डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि बीमित व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर के लिए वर्क कर रहे हैं और उस कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल तभी बेरोजगार माना जाएगा जब वह सभी नियोक्ताओं के यहाँ बेरोजगार है। यानी कि अगर आपके पास 2 से 4 नौकरियां हैं, सपोज एक से ज़्यादा नौकरियां हैं और आप किसी एक से निकाले जाते हो या एक आपकी चली जाती है तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जब आपके पास कोई भी जॉब नहीं होगी तभी आपको बेरोजगार माना जाएगा और तभी इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आखिरी बिंदु कह रहा है कि बीमित व्यक्ति एक ही अवधि के लिए किसी भी अन्य नगद मुआवजे और ABVKY के तहत राहत का एक साथ लाभ नहीं ले सकेगा। कुल मिला के एक्सप्लॉइट नहीं करना है इस योजना को और सही तरीके से सिर्फ जिनकी नौकरी गई है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी जुड़ी है मिडिल ईस्ट से और अगली न्यूज़ कह रही है तुर्की द्वारा गैस भंडार की खोज। ये वर्ष 2020 की सबसे बड़ी खोज कही जा रही है प्राकृतिक संसाधन की। ठीक है, क्या है न्यूज़? हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। इमेज में आप देख सकते हैं रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की जॉर्जिया से घिरे हुए ब्लैक सी में फेथ ड्रिलिंग शिप के द्वारा इस गैस भंडार की खोज की गई है। यहाँ पर पूरी न्यूज़ क्या कह रही है इसके बारे में देखते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है और यह पूरी तरह से राजनीतिक है वर्ष 2023, क्योंकि इस साल तुर्की की स्वतंत्रता के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो तुर्की द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार तुर्की के तट से लगभग 100 नॉटिकल मील उत्तर में काला सागर में स्थित है। यानी कि ये तुर्की की सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर है लेकिन तुर्की की सीमा से बाहर है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। इस भंडार से गैस निकालने के लिए समुद्र की तलहटी से 1400 मीटर नीचे तक ड्रिलिंग की जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति ने भी बोला है कि ये क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को आगे जारी रखा जाएगा तब तक जब तक तुर्की ऊर्जा के मामले में पूर्ण रूप से एक निर्यातक देश नहीं बन जाता है। इस भंडार की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों है इसको भी देख लेते हैं। यह भंडार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुर्की द्वारा खोजा गया और वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार है।
यह गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ देश के जो करंट डेफिसिट चल रहे हैं, घाटे चल रहे हैं, उनको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 2019 में तुर्की का ऊर्जा आयात बिल 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। यदि तुर्की को मिले इस गैस भंडार से अनुमानित गैस को निकालने में सफलता प्राप्त होती है तो यह भविष्य में ऊर्जा ज़रूरतों के लिए तुर्की की रूस, ईरान और अजरबैजान जैसे देशों पर निर्भरता को कम करेगा, यानी ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा एनर्जी की नीड में। और लास्ट पॉइंट कह रहा है तुर्की की अर्थव्यवस्था की स्थिति कोविड-19 महामारी से पहले ही अच्छी नहीं थी और इसी माह बढ़ती महंगाई और चालू खाता घाटे तथा तुर्की की सरकार द्वारा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों के बीच तुर्की की आधिकारिक मुद्रा, तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा, इसमें बड़ी गिरावट देखी गई थी। तो कुल मिला के अगर ये मिलता है तो ये तुर्की की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा, साथ ही साथ उसे एनर्जी फील्ड में इंडिपेंडेंट भी बनाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ भी तुर्की से ही जुड़ी हुई है, समझिएगा इसे किस तरह से इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक साथ हो रही है। तुर्की में एक नया विवाद खड़ा हुआ है हागिया सोफिया के बाद में चौरा चर्च। आपको याद होगा पिछले महीने हागिया सोफिया संग्रहालय को कन्वर्ट किया गया था मोस्क यानी मस्जिद में, और उसके बाद अब चौरा चर्च को भी मस्जिद में कन्वर्ट करने का आदेश दिया गया है। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है इसे देखते हैं। हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के निर्णय के लगभग एक माह बाद 21 अगस्त को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने इस्तांबुल स्थित ऐतिहासिक चौरा चर्च को पुनः एक मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। अभी तक तो जो IS था, इस्लामिक स्टेट, वो क्या कर रहा था, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उन्हें डिस्ट्रॉय करे दे रहा था, डिमोलिश करे दे रहा था। उसके बाद अब ये हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें सारी ऐतिहासिक इमारतों को फिर से कन्वर्ट किया जा रहा है किसी न किसी मस्जिद में या मोसेक में। कारण क्या है इसका, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, चौरा चर्च है क्या। वर्तमान में यह चर्च जहां स्थित है उस स्थान पर सबसे पहले 4वीं शताब्दी के दौरान यानी आज से 1600 वर्ष पहले एक चर्च का निर्माण किया गया था। वर्तमान भवन का निर्माण 11वीं शताब्दी में एक चर्च के रूप में किया गया था और जब तुर्क ने कब्जा किया था कुस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल या जिसी को आज हम कहते हैं इस्तांबुल, जब 1453 में यहाँ पर कब्जा हुआ था, ऑटोमान साम्राज्य ने किया था। उसके बाद 1511 में इस चर्च को कारी मस्जिद में बदल दिया गया था। ये वही घटना है 1453 की कुस्तुनतुनिया पर कब्जे की ऑटोमान साम्राज्य की, जिसकी वजह से भूमि से होने वाला व्यापार यूरोप और एशिया के मध्य बाधित हो गया था और यूरोप के व्यापारियों को समुद्री रास्तों की खोज करनी पड़ी थी और वास्को डी गामा इसी के बाद 1498 में आता है भारत और 1492 में कोलंबस जाता है अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी 1944 के पश्चात धर्मनिरपेक्ष समर्थक गणराज्य के रूप में उभरते तुर्की में वर्ष 1945 में इसे एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया, जिसके बाद वर्ष 1958 में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था। कारण क्या है, किस वजह से इसे कन्वर्ट किया गया है मस्जिद में, इसे अब समझते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों संग्रहालयों को यानी हागिया सोफिया संग्रहालय और चौरा चर्च, इन दोनों संग्रहालयों को मस्जिद में बदलने के पीछे एर्दोगन का उद्देश्य वर्तमान में देश में बढ़ती हुई महंगाई और कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता के बीच देश में रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी खेमे का जन समर्थन प्राप्त करना है। अगर इस न्यूज़ को हम भारत से जोड़ के देखें तो ना ही जोड़ें क्योंकि हमें भारत में ही रहना है, ठीक है। हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय के बाद इस गैस भंडार की खोज से तुर्की के राष्ट्रपति को मिलने वाला स्थानीय जनसमर्थन बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र में तेल की खोज से लेकर अन्य विवादित मुद्दों पर तुर्की की आक्रामकता में वृद्धि देखी जा सकती है। कुल मिला के ये सारे इंसिडेंट मजबूत कर रहे हैं जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, जो राष्ट्रपति है, उनकी पोजीशन को, और इसी को देखते हुए जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है
और उसको मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल रिलीजियस एस्पेक्ट को मजबूत करने के लिए चौरा चर्च को कन्वर्ट कर दिया गया है मस्जिद में। तो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद हम देखते हैं आज 24 अगस्त को कौन से नेशनल डे मनाए जाते हैं। तो आज होता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल वॉफल डे। वॉफल एक खाने की डिश है जिसको नेशनल वॉफल डे के रूप में मनाया जाता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन याद रखिएगा यूरोप के कुछ देशों में जैसे स्वीडन हो गया, यहाँ पर नेशनल वॉफल डे किसी और डेट को मनाया जाता है, यानी 24 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। इसके बाद अगला डे जो मनाया जाता है आज वो है इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूक्रेन। आज ही के दिन 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसी दौरान यूक्रेन जो है एक स्वतंत्र देश बना था। कब? 1991 में। तो 28 साल हो रहे हैं इसे आज़ाद हुए और आज 24 अगस्त को इसका इंडिपेंडेंस डे है। यूक्रेन अभी हमने आपको दिखाया था जो ब्लैक सी है उसके नॉर्थ में तुर्की के पास, रोमानिया और तुर्की के पास जो देश है वह 24 अगस्त 1991 को इंडिपेंडेंट हुआ था। इसके बाद कुछ अगले करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।